यूट्यूब ओनली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट क्लास होने वाली है। जो राजस्थान के प्रमुख स्रोत है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है और लास्ट तक देखते रहना है कि जो राजस्थान के प्रमुख स्रोत है क्या क्या है और उनकी जो जानकारी मिलती है हमें जो कहाँ से मिलती है उनके बारे में आज हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी और उनके संबंधित जो वैज्ञानिक है जिनका मत है कि ये कहाँ कहाँ से हमें इनके बारे में जो जानकारी मिलती है तो उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हम इतिहास के जनक जो मान सकते हैं, जो पूरे विश्व में जो इतिहास का जनक माना जाता है वो यूनान के हेरोडोटस है। हाँ, आपने ज़रूर कहीं न कहीं सुना होगा कि जो हेरोडोटस है उसने इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। 2500 ईसा पूर्व के लगभग स्टोरी का नामक उसने एक ग्रंथ की रचना की जिसके अंदर आप हमारे भारत देश का उल्लेख मिलता है। यही एक प्राचीनतम उल्लेख है जो विदेशों मतलब पूरी जानकारी एकत्रित करता है जिसमें हमारे भारत का भी उल्लेख मिलता है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे भारतीय इतिहासकार हुए हैं उनमें हमारे भारत का जानकारी मिलती है वो कौन कौन से ग्रंथ है उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास जी ने महाभारत जो ग्रंथ है महाभारत उसकी रचना की है। उसमें जो हमारे भारत देश है उसकी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी मतलब उनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। यह वेद व्यास द्वारा रचित एक काव्य है जो हम देख सकते हैं। भारत के इतिहास के जनक के बारे में हम चर्चा करने के बाद हम आते हैं कि राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है। तो हाँ, जो राजस्थान के इतिहास के जनक है वो कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है जो 1818 से लेकर 1821 के मध्य मेवाड़ प्रांत उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं और जो ये घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान का इतिहास के बारे में लिखा है। तो अतः इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो हमें बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन से पॉलिटिकल एजेंट है जो घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो वो कर्नल जेम्स टोड है। उसके बाद जो इसके लिखा गया ग्रंथ है वो उसकी रचना कहाँ हुई कैसे हुई, तो इसका एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका जो ये है लंदन में लिखा गया जो 1829 में वहाँ से प्रकाशन हुआ है। और जो ये ग्रंथ है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट, इसका जो सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद है वो हमारे राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ जो इतिहासकार हुए हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो इसका सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद करता है। किसका? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल जेम्स टोड की बुक है उसका सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किया है। तो इसके बाद हम कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित अन्य पुस्तक है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी बुक है जो इसके पश्चात इस बुक के पश्चात प्रकाशन में आई है। तो कर्नल जेम्स टोड की अन्य बुक आती है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये एक फेमस बुक है क्योंकि ये इसकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशन में आए। इनकी मृत्यु के पश्चात 1837 के अंदर इसकी पत्नी द्वारा इसको प्रकाशन में लाया गया। तो राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम में हमें पूछते हैं कि जो कर्नल जेम्स टोड की कौन सी बुक है जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशन में आए, तो वह है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। यह बुक है जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी द्वारा 1837 के अंदर प्रकाशन में उसके बाद में प्रकाशन किया गया था। तो ये बुक बहुत ही फेमस है और जो राजस्थान के बारे में लगभग सभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वो कौन सी एग्जाम बुक है जो उनकी कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशन में आई। तो आप देख सकते हैं कि ये बुक है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो हम इतिहास के प्रमुख जो इतिहासकार हैं उनके बारे में चर्चा करने के बाद हम राजस्थान के प्रमुख जो शिलालेख है, जो कौन कौन से शिलालेख है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो शिलालेख है उनसे ही हमारे राजस्थान इन भारत जो भी है उनके बारे में जानकारी मिलती है कि कौन सा शिलालेख कौन से सदी का है कब का है, तो उसमें हमारे राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है तो और किस नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद जो इसके स्थानीय क्षेत्र हैं और उनके जो
वहाँ के शासन है, शासन व्यवस्था है, तो कौन कौन से शासन कर रहे हैं उस क्षेत्र में, उनके बारे में जानकारी कब का है, और उनके जो द्वारा लिखी गई लिपि है उनके बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे वह है शिलालेख। तो इस जो इनके स्रोत है, जो ये है इतिहासकार, इनके बाद हम शिलालेख पढ़ेंगे। तो शिलालेख के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद पता पड़ेगा कि कौन कौन से इतिहासकार हुए हैं जो कौन कौन से शिलालेख को पढ़ने में सक्षम हुए हैं और कौन कौन से पढ़ने में सक्षम नहीं हुए। तो उसके बाद आता है शिलालेख। शिलालेख क्या है? शिलालेख का अर्थ है कि शिलाओं पर उतारे गए, शिलाओं पर लिखा गया लेख, यानी बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके ऊपर जो कोई किसी के बारे में जानकर लिखकर उनको रख दिया जाता है तो उन्हें शिलालेख कहते हैं। शिलाओं पर लिखा गया लेख शिलालेख कहलाता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी नॉर्मल रखनी है। इसके बाद तो लेखों में पढ़ते हैं कि सबसे पहले विजोलिया शिलालेख है, वो 1170 ईस्वी में जो 1170 ईस्वी है उसके अंदर लिखा गया शिलालेख। कौन सा? विजोलिया शिलालेख। इसके उत्कीर्ण करता है वो है जैन श्रावक लोलक द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा ये उत्कीर्ण किया गया है। इसकी स्थिति के बारे में हम बात करें तो वह है विजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उकेरा गया है। और इसके रचयिता के बारे में चर्चा करें तो वह है गुणभद्र, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि विजोलिया जो शिलालेख है उसके रचयिता कौन है। तो उसके बारे में हम जान प्राप्त कर सकते हैं कि उसके रचयिता कौन है? गुणभद्र। आपको भी आपके नोट्स में साथ साथ उतार लेना है, उससे कि आपकी जो स्टडी है वो बनी रहे और बाद में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में जो विजोलिया शिलालेख है उसके बारे में जो सांबरू और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की वंशावली बताते हुए इसके बारे में जो जानकारी दी गई है सांबर और अजमेर के चौहानों की। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया, तो वो कौन सा है? हमारा विजोलिया शिलालेख। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद हम दूसरा शिलालेख पढ़ते हैं, मानमोरी का शिलालेख। तो मानमोरी शिलालेख है, उसकी जानकारी हमें 8वीं सदी के लगभग मिलती है। यह एक शिलालेख है जिसमें हमें अमृत मंथन की जानकारी मिलती है। जो देवताओं द्वारा अमृत मंथन किया गया था उसकी जानकारी में मानमोरी शिलालेख से मिलती है। इसकी उत्कीर्ण जो स्थिति मिलती है हमें वो मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ के तट पर एक स्तंभ के पास मिलती है। तो आपको जानकारी रखनी है कि इसकी स्थिति कौन सी है? मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ एक स्तंभ के पास मिलती है ना। और यह एक शिलालेख है जिसे कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में डुबो दिया था। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शिलालेख है जिसे समुद्र में फेंक दिया गया, तो वह है मानमोरी का शिलालेख। उसके बाद है इस शिलालेख के अंतर्गत भीम को अवंतीपुर का राजा बताया गया। जो महाभारत काल में जो भीम था उससे अवंतीपुर का राजा बताया गया। कौन शिलालेख के अनुसार? मानमोरी शिलालेख के अनुसार। तो हमें इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो मानसरोवर झील के पास एक स्तंभ है, उस पर उतरा गया, जो 8वीं सदी का माना जाता है कि 8वीं सदी में इसे उकेरा गया था। तो हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया जाता है, तो वो कौन सा है? मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी शिलालेख पढ़ने के बाद हमारा आता है सामोली का शिलालेख। सामोली का शिलालेख है जो 646 ईस्वी में लिखा गया है, जो गुहिल शासक शिलादित्य के समय उकेरा गया है। कौन से? गुहिल शासक शिलादित्य के समय। कौन सा शिलालेख? सामोली का शिलालेख 646 ईस्वी में। तो इसकी स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो है भौमट उदयपुर। कौन सा क्षेत्र है? भौमट उदयपुर। कौन से शिलालेख? सामोली का शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है वो भौमट उदयपुर में मिलती है। इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में जानकारी दी गई है। कौन शिलालेख में? सामोली के शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में जानकारी दी गई है। तो आज हम इसके बारे में आज इतना ही चर्चा करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। जो शिलालेख बच रहे हैं उनके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। और इसी प्रकार के वीडियो और आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो
वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हमें बताना है कि जो हमें इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो गलत है या सही है, कितनी अच्छी लगी है आपको, तो हमें बताना। उससे हमें क्या है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आप बताना है कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।